हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपके साथ अपने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि मानसून के सीज़न की पेशगोई है और बहुत जल्द हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में और करीबी जो जोग्राफिकल जो इलाके हैं उन सब जगह मानसून शुरू होने वाला है। तो जब भी मानसून आता है तो हम लोग खुश होते हैं कि नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक मनाएंगे और साथ में आम भी खाएंगे। लेकिन जब भी मानसून आता है तो साथ साथ बहुत सारे मुश्किलात भी लेके आता है और ये से मुश्किलात जो है वो हमारे मुल्क में या हमारे कराची सिटी में या और सिटीज़ में नहीं होती, बल्कि और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जो मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ पे मुश्किलात होती हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत ही एक ज़रूरी मसला है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रॉक्शन, यानी कि बिजली के हादसे और उनकी वजह से अमवात। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अवेयरनेस के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉक्शन यानी कि बिजली के हादसे की वजूहात और उसकी वजह से जो अमवात। लास्ट ईयर या उससे पहले सालों में आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे पानी में खेलते हुए बिजली लगने से मर गए और बड़े भी एक दो जो है उनके हादसा का शिकार हुए। तो होता क्या है कि जब बारिशें होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तार या खंभे जो होते हैं उसमें बिजली का करंट दौड़ने लगता है, तो आपको सबसे पहले तो एहतियात करनी है कि ऐसे बिजली के खंभों के बिल्कुल करीब नहीं जाना है और किसी भी तार के करीब नहीं जाना है। अगर आप पार्क में खेलने गए हैं और वॉक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या बारिश इंजॉय कर रहे हैं, तो अवॉइड करेंगे किसी तार के पास से ना गुजरें। दरख्तों को ना छुएं, दरख्तों की शाखें अक्सर जो है वो तारों से लिपटी हुई होती हैं। इसके अलावा कोई तार पड़ा हुआ है तो उस पर गाड़ी गुजारने की कोशिश ना करें और किसी भी तार को छूने की कोशिश ना करें, उठा के फेंकने की या कुछ करने की। और जहाँ ज़रा भी नज़र आए कि इलेक्ट्रिक के तार जो हैं खुले में हैं, उनसे अवॉइड करें। कोई भी जो है वो अगर गीली है, जैसे कोई मोटर मशीन चलानी है, अपने पानी की कुछ और काम करना है बारिश के अंदर, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करें। गीली मशीनों को, गीले स्विच को, गीली चीज़ों को हाथ ना लगाएं, दीवारों को भी हाथ ना लगाएं गीले, क्योंकि उससे भी करंट लग सकता है। तो ये सारी एहतियात आपने करनी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को लग जाता है करंट, तो फिर आपने जो है वो क्या हो सकता है, उस करंट से जो है या तो वो हिस्सा जल सकता है या फिर एकदम से जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। और जिस शख्स को भी करंट लगा है वो कार्डियक अरेस्ट हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो आपने करना क्या है, किस तरीके से इसको डील करना है। तो सबसे पहले तो आपने हालात का जायज़ा लेना है कि जो पेशेंट है या अफेक्टेड है या कैजुअल्टी है उसको हुआ क्या है। फिर ये पता लगाना है कि वो जो हादसे के साथ जिसका रब्ता था बिजली के साथ, क्या वो मुंतका हो चुका है। अगर मुंतका नहीं हुआ है यानी कि कट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो आपने उसको किसी लकड़ी से लेके, जो कि गीली ना हो, उस लकड़ी से उसके हाथ को, पाँव को जो हिस्सा लगा है उसको अलग करना है। अगर लकड़ी से वो अलग नहीं हो पा रहा तो फिर आप क्या करेंगे, एक सूखी रस्सी ला के उस सूखी रस्सी से उसी कमर में डाल के और लूप बना के या उसके पाँव में डाल के इस तरीके से खींचेंगे कि वो वहाँ से अलग हो जाए। किसी भी सूरत में पेशेंट को या कैजुअल्टी को या उस बच्चे को या बड़े को हाथ नहीं लगाना है आपने, जिसको आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि अभी तक तार जुड़ा हुआ है या उसको करंट लग रहा है। उसके बाद आपने जो है वो एक बुनियादी सर्वे करना है, यानी कि आपने ये देखना है कि जो पेशेंट है वो किस कंडीशन में है। और उस कंडीशन को देखने के लिए आपने सबसे पहले जो है ये चेक करना होगा कि हम इसको DRABC कह सकते हैं। D का मतलब है डेंजरस है और R का मतलब रिस्पॉन्स है, A का मतलब एयरवे है, B का मतलब ब्रीदिंग है और C का मतलब सर्कुलेशन है। तो D यानी कि खतरा तो नहीं है कोई आसपास, यानी कि मज़ीद कोई तार तो नहीं फैले हुए, कोई और इशू तो नहीं है, और जो कैजुअल्टी है उसका कनेक्शन दूर हो गया है खतरे से, यानी कि इलेक्ट्रिक से। उसके बाद आप मरीज़ को देखें कि क्या वो जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स। आप उससे पूछें कि भाई तुम ठीक हो, कुछ इस तरह की बात करें कि पता चल जाए कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद उसके सांस का पाइप चेक करें, एयरवे, और उसका तरीका ये कि उसके माथे पे हाथ रख के 2 उंगलियां जो है वो थोड़ी पे उसको करके टिल्ट ऊपर की तरफ,
उसका एयरवे को चेक कर लें और गर्दन भी सेट हो क्या कहते हैं उसको चेक करने के बाद कि उसकी सांस की नाली सही है या नहीं है। उसके बाद अगर ये चेक हो जाए कि सांस की नाली और एयरवे बिल्कुल क्लियर है तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा कान लगा के देख सकते हैं कि क्या वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा सांस। अगर वो सांस ले रहा है और ये साबित हो गया कि वो बाकी सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर आपने आखिर में ये देखना है कि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही है नहीं है, कहीं से कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा। अगर आप देख सकते हैं तो रगों को चेक करके गर्दन पे हाथ पे कहीं भी देख सकते हैं कि उसकी सर्कुलेशन हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप नहीं चेक कर सकते तो कम से कम आप ये देख लें वो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही और फ़ौरन आपने जो है वो मदद के लिए लोगों को बुलाना है। और अगर कोई इमरजेंसी कॉल सेंटर है उसको इमरजेंसी कॉल सेंटर को फ़ौरन कॉल करनी है आपने। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, कोई एयरवे नहीं है, सांस नहीं ले रहा, गर्दिश का इशू है, तो फिर आप जो है वो हम कहते हैं कि CPR या बेसिक लाइफ सपोर्ट उसको दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। मैंने अपने पहले भी व्लॉग में कहा कि हर आदमी को बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। घर में कोई हादसा हो जाए, बाहर कोई हादसा हो जाए तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों को शेयर करें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए और हमेशा याद रखें कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान। टेक